हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं अभय गुप्ता आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। आज है बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज, तो फूड रिसोर्सेज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए जिससे जो ह्यूमन नीड्स है उसको मीट किया जा सके, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। किस तरीके की फार्मिंग्स होती हैं, किस तरीके का एग्रीकल्चर होता है, वो कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर जो ह्यूमन नीड्स को मीट करने के लिए और सस्टेन करने के लिए, फार्मिंग सस्टेन कराने के लिए, क्रॉप्स को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसको हम किस तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं, तो ये है इसके कुछ पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट्स, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना होगा। सॉइल हो गया, ऑयल्स हो गए, ये सारी चीजें हैं, हमारे पेड़ पौधे हो गए, ट्रीज हो गए, इसको सबको हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा। इनको हमें नष्ट नहीं करना है। तो ये पॉइंट है कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 2, मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस। हमें अपने एनवायरमेंट का बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। जैसे फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, तो हमें उसको मेंटेन करके रखना होगा। हमें किसी भी चीज को हार्म नहीं करना है। नंबर 3 पॉइंट, कोपिंग विद चेंजिंग ह्यूमन नीड्स। जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो हमें उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। पहले ह्यूमंस को क्या चाहिए था? रॉ मीट खा लिया जाता था, लेकिन अब उसको पका करके खाया जाता है। तो ये ह्यूमन की एक नीड्स है जो चेंज हुई है, तो हमें उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा। पहले ह्यूमंस कुछ और खाते थे, अब कुछ और खाते हैं, तो उसी टाइप से हमें एग्रीकल्चर में चेंज लाने पड़ेंगे, फार्मिंग्स में चेंज लाने पड़ेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए। कुछ तरीके के मेथड्स होते हैं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यूज होने चाहिए सस्टेन करने के लिए, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है? इसमें ग्रीन फार्मिंग के अलावा जो चीजें आ जाती हैं, जैसे फिश फार्मिंग, उसको कहते हैं पिसीकल्चर, हॉरिकल्चर, हनी फार्मिंग इज हॉरिकल्चर, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसमें इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तभी तो फॉलो किया जाएगा, वरना डिसएडवांटेजेस होंगे तो इसको कोई फॉलो नहीं करेगा। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है? इसमें हम फॉलो करने में, इसमें इंटीग्रेशन होता है। किस चीज का? इंटीग्रेशन of natural and biological cycles। जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है हमारी, सेल्स की हो गई या किसी भी चीज की फार्मिंग की साइकिल हो गई, वो इंप्रूव होती है और एक साथ आ जाती है, इंटीग्रेशन होता है वहां पर। तो ये इसका पहला एडवांटेजेस है। अगर हमें सारी चीजों को साथ लेकर चलना है, इंटीग्रेट करना है, तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं इसका दूसरा एडवांटेजेस क्या है। दूसरा इसका एडवांटेजेस है प्रोटेक्ट्स। ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज। अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है और ऑप्टिमाइज करता है फार्म रिसोर्सेज को। फार्मिंग के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा तो ऑप्टिमाइज होंगे फार्म रिसोर्सेज और ये प्रोटेक्ट भी होंगे, वरना इनका यूज धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर हम एग्रीकल्चर को सस्टेन नहीं करा पाएंगे तो इनका यूज धीरे धीरे बंद हो जाएगा, तो ये लॉस्ट होते चले जाएंगे। इसलिए ये प्रोटेक्ट करता है और ऑप्टिमाइज करता है फार्म रिसोर्सेज। तो अब इसका तीसरा पॉइंट है रिन्यू सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है और रिन्यू करता है। रिन्यूज सॉइल फर्टिलिटी।
ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिन्यू करता है। इससे अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को यूज करते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो अब ये इसका चौथा पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट इसका क्या है? फोर्थ पॉइंट है डिपेंडेबल इनकम सोर्स। तो ये इनकम सोर्स भी हो जाता है। अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा तो फार्मिंग की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा होगी, तो आप इस पर पूरी तरह से डिपेंड भी हो सकते हैं। अपना सारा खर्चा आपका निकल जाएगा इससे। तो ये डिपेंडेबल इनकम सोर्स भी बन जाएगा अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी करेंगे तो। और आप और इसका एक और पॉइंट है, एडवांटेज है इसका, रिड्यूसेस of non-conservative resources। तो अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज करते हैं तो ये रिड्यूस कर देता है यूज नॉन कंजर्वेटिव रिसोर्सेज का। नॉन कंजर्वेटिव रिसोर्सेज का यूजेस कम कर देता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आपको बहुत ही कम फर्टिलाइजर वगैरह यूज करना पड़ेगा। इसका लास्ट पॉइंट जो है, इट प्रमोट्स अपॉर्चुनिटी इन फैमिली फार्मिंग। जो फैमिली में फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको ये इंक्रीज कर देता है। फैमिली की फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर देता है। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ये इस पॉइंट से रिलेट करता है कि इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी तो फैमिली में कोई और दूसरी जॉब नहीं ढूंढेगा, फार्मिंग पर ही डिपेंड हो सकता है। तो फैमिली में फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। कोई और करियर आप डिसाइड करने की बजाय फार्मिंग को ही चूज कर सकते हैं। इससे अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल एंड बायोलॉजिकल साइकिल। ये इंटीग्रेट करता है नेचुरल और बायोलॉजिकल साइकिल्स को। प्रोटेक्ट एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज। फार्म रिसोर्सेज का यूज इंक्रीज करता है और उनको प्रोटेक्ट भी करता है। रिन्यू सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। इससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा आपकी फसल जो भी हो रही है क्रॉप्स का। डिपेंडेबल इनकम सोर्स, इसके इनकम ज्यादा होगी और क्या कहते हैं आप इस पे पूरी तरह डिपेंड हो सकते हैं। reduces the use of non conservative resources। नॉन कंजर्वेटिव रिसोर्सेज का यूज कम कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं फैमिली फार्मिंग में। तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइटिंग को थोड़ा सा माइंड करना, राइटिंग कितनी। तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ये एक प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस है ऑफ रेजिंग क्रॉप्स विदाउट बीइंग पॉल्यूटेड। ये क्रॉप्स उगाने की एक प्रैक्टिस होती है। फार्मिंग उसकी ये प्रैक्टिस है विदाउट पॉल्यूटिंग इट। इसमें क्रॉप्स को पॉल्यूट नहीं किया जाता है। मैन्योर्स यूज कर करके, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं किए जाते हैं, वीड्स कंट्रोल में रहते हैं। तो ये इस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस को कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। सब कुछ इसमें ऑर्गेनिक यूज होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से वीड्स कंट्रोल किए जाते हैं। नो फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड। तो इसमें हार्बिसाइड्स एक तो यूज नहीं होते हैं, पर पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते हैं। तो इसमें एक फायदा क्या होता है, जो क्रॉप्स होती हैं वो बिल्कुल प्योर होती हैं, टॉक्सिक नहीं होती हैं, हेल्दी होती हैं। तो वो खाने में हेल्दी होंगी, आप फिट रहेंगे। नो टॉक्सिकेशन एंड नो पॉल्यूटेड क्रॉप्स। तो इसका ये फायदा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन ऑफ आवर environmental ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है और सॉइल हमारी इंप्रूव रहती है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी अगर मेंटेन रहती है तो इससे एक फायदा और है,
हमारी क्रॉप्स में प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से चाहिए वो उसको मिल सकते हैं, तो फूड हेल्थी रहेगा, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं पॉइंट हम। तो इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट मटेरियल जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया, क्रॉप्स हो गई, इन चीजों को पॉल्यूट नहीं करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और सॉइल की इससे फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, जिससे हमारी फूड जो होता है, क्रॉप्स आर नॉन टॉक्सिक एंड हेल्थी। जो हमारी इससे क्या फायदा होता है, इससे जो हमारी क्रॉप्स हैं वो टॉक्सिक नहीं होती हैं और बिल्कुल हेल्दी होती हैं। एक पॉइंट इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले पॉइंट में कि मैन्योर जो होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज होती है, उसमें डंक्स होते हैं और वेस्ट होता है, फार्मिंग वेस्ट, उसको यूज किया जाता है। तो इसका एक हम पॉइंट लिख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का एडवांटेजेस, फार्म वेस्ट इज रिसाइकल्ड। एक तरीके से हम उसको रिसाइकल कर रहे हैं। रिसाइकिल क्या, जो वेस्ट होता है, फार्मिंग वेस्ट है, जैसे थोड़े घास हो गई या कुछ घर में जो हमारा कूड़ा होता है वो हम इसमें डाल सकते हैं, तो उससे ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार किया जा सकता है, जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अटेन कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। उससे सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव रहेगी और हमें हेल्थी फूड मिलेगा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ। इसका लास्ट पॉइंट लिखते हैं, क्रॉप्स सिस्टम चेक crop system keeps the weeds and pests under check। इसमें क्रॉप्स में क्या हो, इस सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो बीड्स होते हैं और पेस्ट होते हैं वो अंडर चेक रहते हैं। इसमें बहुत ही कम पेस्टिसाइड का यूज होता है और वीडिसाइड्स का यूज होता है, तो इससे ये चेक करने में आसान रहता है और इसको हम ऑर्गेनिक तरीके से हटा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 1। कल होगा इसका लेक्चर नंबर 2। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरीके की फूड क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं, किस तरीके का सिस्टम हम अटेन कर सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, किस तरीके की क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करें वीडियो को, और अगर समझ में आया हो तो शेयर करें जरूर। थैंक यू।